नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग निर्मल वर्मा की अपनी द्वितीय श्रेणी में एक कहानी जोड़ी गई है, परिंदे नाम करके। ये बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी की अक्सर ध्यान रखिएगा, एक नायिका है लतिका, उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। कहानी की मुख्य नायिका कौन है? लतिका। ये स्कूल की एक टीचर होती हैं। कहानी बहुत ही प्यारी है, पहाड़ी क्षेत्र की कहानी है। दूसरी बात, यहाँ पर परिंदे जो शब्द है वो वहाँ पर रहने वाली बच्चियों यानी हॉस्टल की गर्ल्स छात्राओं के लिए प्रयोग किया गया है कि वो इस प्रकार से आती हैं और जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो परिंदे की तरह ये अपने अपने घरों में चली जाती है। परंतु ये जो लतिका है वो वहीं पर रहती है। चाहे छुट्टी हो, चाहे स्कूल हो, ओपन हो, कुछ भी हो, ये लतिका वहाँ से नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, इसकी पूरी कहानी अपन पढ़ेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर अभी मैं आपको सारी बात खुल करके बता दूंगा तो कहानी में जो एक सस्पेंस होता है, जैसे अपन पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें जो एक सस्पेंस होता है, एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। बहुत प्यारी कहानी है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। हाँ तो देखिएगा, कहानी शुरू होती है अंधेरे कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब जानते हैं ना, ऊपर जो छत पे होता है वहाँ पर चलते हुए लतिका ठिठक गई। लतिका जो है वो वहाँ पर ठिठक जाती है। एक बार थोड़ी सी झिझक होती है उनको। दीवार का सहारा लेकर के लैंप की बत्ती बढ़ा दी, यानी अंधेरा था, लैंप हाथ में थी, दीवार का सहारा लिया और लैंप की बत्ती बढ़ाई। पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति पर खिंच गई। यानी एक कटी फटी आकृति होती है ना, जैसे लैंप होती है, लालटेन होती थी, उनमें जो छायाएं बड़ी बड़ी दिखाई दिखाई करती थी, साफ स्पष्ट नहीं आती थी, एक बल्ब की तरह, एक फ्यूज जैसे अपन ट्यूब लाइट जो होती है उसकी रोशनी की तरह नहीं होती है। तो एक ऐसी आकृति दिखाई दी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी हो रही थी। यानी हॉस्टल में लड़कियां हंसी मजाक कर रही थी। खाने के बाद का ये दृश्य है। हंसी मजाक कर रही थी, बातचीत कर रही थी। ठहाकों से स्वर अभी तक आ रहा था, यानी बहुत जोर जोर से हंस रही थी। मतलब हम उम्र के जब लड़की हो चाहे लड़के हों, एक जगह जहाँ पर बैठते हैं तो वो खुल के बात करते हैं, खुल के हंसते हैं, खुल के खेलते हैं। यानी उनको किसी बात का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि हमजोली होते हैं सभी, अच्छा लगता है। तो बच्चियां भी ऐसे कर रही थी छात्रावास में। लतिका ने दरवाजा खटखटाया 7 नंबर रूम का। शोर अचानक बंद हो गया, क्योंकि अचानक जब अपन आनंद में विभोर हों, इंजॉय कर रहे हों और अचानक कोई अपने बीच में आ जाए तो उस आनंद में क्या है कि एक बिजोग पड़ जाता है ना, आनंद का मजा खराब हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर प्रश्न, अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि कितने नंबर कमरे में, तो 7 नंबर कमरे में लड़कियों से बातचीत हो रही थी और उसका दरवाजा किसने खटखटाया? तो लतिका मैम ने खटखटाया। आवाज आती है अंदर से, कौन? लतिका चुपचाप खड़ी है। कमरे में से कुछ देर तक यानी खुशफुसाहट होती है कि यार कौन आ गया, कौन आ गया, ऐसे अक्सर अपना बातें करते वही हुई। फिर दरवाजे की चटकने के खुलने का स्वर आता है और लतिका कमरे की देहरी से आगे बढ़ी और लैंप की झटकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर क्लोजअप की भांति उभरने लगे। यानी सभी के चेहरे वो दिखाई देने लगे लैंप की रोशनी में। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है, लतिका बोलती है। तो लतिका के स्वर में हल्की सी एक झड़क थी, मतलब एक थोड़ा सा मतलब गुस्सा था। लैंप में तेल खत्म हो गया मैडम। किसने कहा? लैंप में तेल खत्म हो गया। ये कमरा है वो किसका था? 7 नंबर कमरा सुधा का था। अच्छा प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप नोट करते जाइएगा। और आप लोगों की एक शिकायत ये भी रहती है, आप हर बार यही ये कहते हो कि सर प्रश्नोत्तर करवा दो, प्रश्नोत्तर करवा दो। अरे वक्त के साथ साथ सारे करवाएंगे, पहले अभी अपने पास में बहुत सा समय है। अपन डिस्क्रिप्टिव रूप में बिल्कुल गहराई में जा करके पूरी पूरी रचना पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन प्रश्नोत्तर सोल्व करेंगे। अभी प्रश्नोत्तर सोल्व कर लिए तो आप भूल जाओगे, आप टेंशन मत लो। जैसे पूरा सिलेबस करवाया है वैसे प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है। देखो आपको भी मैं बीच बीच में बतला रहा हूँ, आप भी ऐसे प्रश्न बना सकते हो कि ये किसका कमरा था? सुधा का कमरा था, इसलिए उसी ने उत्तर देना था, यानी सुधा ने उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि छात्रावास में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन थी? सुधा थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय वह रात को डिनर के बाद में आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लगा रहता। जैसे छुट्टी हो जाती, सारी बच्चियां जैसे नाश्ता वास्ता खाना वाना करके उसके कमरे में 15-20 मिनट आधा घंटा के लिए थोड़ा सा मतलब अपना टाइम पास, अपना इंजॉय कर लिया करती थी। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता था। छात्रावास की ज़िंदगी बड़ी प्यारी ज़िंदगी होती है। अगर किसी ने जी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ छात्रावास में हमने भी काफ़ी आनंद लिया। तेल के लिए
कमरुद्दीन को क्यों नहीं कहा? ये कमरुद्दीन क्या है? एक मतलब वहाँ पर चपरासी का काम करता है, अर्दली का, सॉरी चपरासी का। तेल की के लिए कमरुद्दीन को क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहता तब तो। लड़कियां थी, उसने बोल दिया कि बहुत बार कह दिया, परंतु उसको याद ही नहीं रहता। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई, धीरे 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 धीरे, मतलब आराम से हंस रही थी बच्चियां। लतिका के कमरे में आने से वो अनुशासन की जो घुटन थी वह फिर आई थी, यानी वापस वो अनुशासन में आ गई। वरना तो जैसे छात्रावास में आप लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से पड़े रहते हैं बच्चे, अपने मस्ती में पड़े रहते हैं, वह अचानक बढ़ गई। कमरुद्दीन हॉस्टल का जोकर, जोकर नहीं वो नौकर है बेचारा, उसके आसपास का काम में टालमटोल करने की किस्से कहानियां हॉस्टल की लड़कियों को पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। यानी ये क्या है कि काम पे ध्यान ही नहीं देता है, और बेचारे कितनों का काम करेगा, ये भी पागल हो जाता है, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए उसको वो लड़कियां जोकर के रूप में मानती हैं कि ये काम नहीं करेगा। लतिका को हठात कुछ स्मरण आया, यानी उसको कुछ याद आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे के चारों ओर घेरा डाल करके लड़कियां क्या थी, बैठी थी, पास पास एक दूसरे के समीप, एक दूसरे से सटक करके। सबके चेहरे परिचित थे, क्योंकि सभी को जानती थी, इसी की स्कूल की हॉस्टल की छात्राएं थी सारी। किंतु लैंप के पीले मध्यम जो प्रकाश है उसमें जैसे कुछ बदल गया हो, जैसे ही वह उन्हें पहली बार देख रही हो। ऐसा उसे लगा कि इसको पहली बार इन लड़कियों को मैं देख रही हूँ। जूली, ये अच्छी जूली, अब तुम ब्लॉक में, इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? यानी इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? छात्रावास के अलग अलग ब्लॉक थे। जूली खिड़की के पास पलंग के सिराहने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली और लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिकुड़ करके उसी के चेहरे पर जा गिरा, क्योंकि जूली दिखाई देती थी मैडम को। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम कर दिए, कि शाम का जो रजिस्टर होता है उसमें सभी ने हस्ताक्षर कर दिए, तो सभी ने कर दिया। फिर लतिका का स्वर थोड़ा कड़ा हुआ। जूली सकुचा करके खिड़की के बाहर देखने लगी बेचारी, क्योंकि गुरुजी का या मैडम का एक थोड़ा सा डर झिझक झेप रहती है। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं किया जाता। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद अपना ब्लॉक छोड़ने पर कड़ी पाबंदी है, यानी नाइट रजिस्टर पर अगर आपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो उसके बाद में आप दूसरे ब्लॉक में नहीं जा सकते, परंतु इसका पालन नहीं करते। बच्चे होते हैं वो काय का पालन करेंगे, किंतु किसी न किसी बहाने प्रत्येक लड़की उसका उल्लंघन करती है, क्योंकि शाम के समय खाना वाना खाने के बाद में नाइट के समय थोड़ी सी गपशप तो होनी स्वाभाविक है। इसी प्रकार से ये बच्चियां भी ऐसे ही करती थी। मैडम कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए आज रात हम सब ने मिल करके, और सुधा पूरी बात ने कह करके हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी कि आज लास्ट नाइट है हमारी छात्रावास में, कल से छुट्टियां हो जाएंगी तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे, इसलिए पूरी रात हम यहाँ पर गाने वाने का प्रोग्राम किया है, थोड़ी चुटकुले उटकुले गपशप ये लगाएंगे। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है कि हेमंती है वो गाएगी। आप भी कुछ देर बैठिए ना मैडम, कि आप भी थोड़ी देर बैठिए, गाना वाना सुनिए, बहुत मजा आएगा, हेमंती अच्छा गाती है। अब आगे देखेगा, कहानी आगे बढ़ती है। लतिका क्या करती है? लतिका खिसियानी सी हो गई। इस समय वहां आकर के उसने मजा को उसको किरकिरा कर दिया, यानी बच्चियां आराम से आनंद विभोर हो रही थी, इंजॉय कर रही थी, मैं बीच में आकर के इनके मजे को किरकिरा कर दिया, ऐसा मतलब लतिका को लगा। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए आज उसे अरसा हो गया है, किंतु कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार करके सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है उसे याद भी नहीं रहता। ध्यान रखिएगा, पहाड़ी इलाकों में जो अपने मैदानी जो क्षेत्र होता है उसमें गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, परंतु पहाड़ी इलाका होता है ना वहाँ पर सर्दियों में छुट्टियां होती है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ पर सर्दियों में छुट्टियां कर देते हैं स्कूलों की। ये हिल स्टेशन की बात है, यानी पहाड़ी इलाकों की। चारों तरफ चुपचाप उसने अपने पांव को देहरी के बाहर कर लिए और उसके चेहरे का तनाव ढीला हो गया, वह मुस्कुराने लग गई है। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, ये लतिका बोलती है कि स्नोफॉल है ना, पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल गिरती है, वो स्नोफॉल देखिए, ध्यान रखिएगा, स्नोफॉल बहुत अच्छी होती है। हमारे मैदानी क्षेत्र के लोग वहाँ पर मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाते हैं तो स्नोफॉल का आनंद लेने ही खास तौर से जाते हैं। वो रुई के फोहों की तरह होती है, बहुत ही प्यारी लगती है, जब गिरती है तो अच्छा लगता है। कभी मौका मिले तो एक बार जरूर पहाड़ी क्षेत्र का आप भी भ्रमण जरूर कीजिएगा। तो स्नोफॉल देखने कोई नहीं रुकेगा, लतिका बोलती है। मैडम छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें मतलब लतिका पर जम गई। सभी ने प्रश्न किया कि मैडम आप घर नहीं जाओगी? अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल, कि मुझे स्नोफॉल बहुत पसंद है, मैं स्नोफॉल से प्रेम करती हूँ।
ये घर नहीं जाती है, क्योंकि एक ग्रीश नेगी नाम करके एक आर्मी ऑफिसर होता है, उसके उससे लतिका का प्रेम प्रसंग चलता है। कहानी पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, इसलिए पढ़ते जाइए, आनंद लेते जाइए। लतिका को लगा यही बात उसने पिछले साल भी कही थी कि मैंने बच्चियों से पिछले साल भी यही कही थी कि नहीं देखूंगी कि अब की बार जाऊं या ना जाऊं, अभी पक्का नहीं है, मैं स्नोफॉल से बहुत प्रेम करती हूँ। शायद पिछले से पिछले साल भी यही कहा था लतिका को, सब कुछ याद था। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, जिसे उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का शाह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठ करके उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे धीरे सिर को झटका दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, वो जूली से बोलती है। लतिका, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल करके जाना। वेल, गुड नाइट की गुड नाइट करती है सभी बच्चियों को। लतिका ने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट मैडम, ऐसे बच्चियां हैं वो मैडम को विश करती हैं। अब देखिएगा आगे। लैंप की बत्ती को नीचे घुमा करके कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें इतनी घनी हो चली थी कि उन्हें चाकू से छिला जा सकता है, यानी धुंध बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि पहाड़ी इलाका था ना। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज तो कभी धीमी होकर के भीतर बह रही थी। हवा की कुनकुनी सर्दी का आभास पाकर के लतिका के मस्तिष्क में कल से प्रारंभ होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक गया था। वो भूल गई थी बेचारी, ठंड बहुत ज्यादा थी। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों से जैसे उसके शरीर में बांध दी गई हों, यानी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वो सुन्न हो गई थी। उसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही थी और सिर के चकराहट अभी मिटी नहीं रही थी, किंतु अब जैसे वह भीतर न होकर के बाहर फैली धुंध का भाग बन गई है। सीढ़ियों पर से बातचीत का स्वर सुन करके लतिका सोती हुई सी जाग गई, यानी सीढ़ियों से मतलब कोई आ रहा था ऊपर, तो वो जाग गई। और ध्यान रखना, पहाड़ी इलाके में जो मकान होते हैं वो मतलब लकड़ी के बने हुए होते हैं। शॉल को कंधे पर समेट करके उसने लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हार्बर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। ये भी दो मतलब वहाँ पर सहकर्मी थे मैडम के, कॉलेज में, स्कूल में। डॉक्टर मुखर्जी और हार्बर्ट, मिस्टर हार्बर्ट के संग में अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था। हर्बर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उतर करके लैंप नीचे झुका दिया ताकि उनको अंधेरे में आराम से सीढ़ियां दिखाई दे जाएं। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर हर्बर्ट, वो मतलब लतिका उनसे करती है। थैंक यू मिस लतिका। हर्बर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था और सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो गई थी, क्योंकि बूढ़ा आदमी था बेचारा, सांस भर गई थी। वह दीवार से सटा हुआ हाँफ रहा था। लैंप के प्रकाश में उसके चेहरे का पीलापन ताम्र वर्णित हो गया और जिन पर उभरी हुई हड्डियों का उतार चढ़ाव अधिक तीखा सा होता जा रहा था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर के होठों की भीतर से सीटी बजाई। यानी यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो तुम? चेकिंग करके लौट रही थी छात्रावास की। आज इस समय ऊपर आना कैसा हुआ मिस्टर हर्बर्ट की? इस समय आप ऊपर क्यों आए? लतिका पूछती है। हर्बर्ट ने क्या किया कि मुस्कुरा करके अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों पर छुआ दी और उसने पूछा कि यह मुझे जबरदस्ती यहाँ पर घसीट के ले आया। हर्बर्ट कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब हैं ये घसीट करके ले आए। अब आगे देखिएगा। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा और उसमें मिस्टर हर्बर्ट शांपों और चकोवास्की के कंपोजिशन बजाएंगे। फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी और उसके बाद में यदि समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए थे उन्हें सब मिलकर के फेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट खिल गई। तो ये जो मिस्टर हर्बर्ट था उन्होंने सारी बातें बता दी कि आज हम आपको एक निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। रात के समय मेरे कमरे में एक छोटा सा प्रोग्राम होना है। वहाँ पर मिस्टर हर्बर्ट हैं वो कंपोजिशन बजाएंगे, फिर अपन सभी मिलकर के क्रीम कॉफ़ी पियेंगे। फिर अपन में कोई मतलब गलतफहमी या कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया हुआ, हालांकि नहीं होता है ऐसा, बड़े मैच्योर आदमी थे सारे, तो उसके बारे में माफ़ी वाफ़ी मांगेंगे, ऐसे मतलब एक मजाक की। और वो प्रोग्राम भी बनाते हैं। डॉक्टर मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हर्बर्ट कहता है चलिए ये ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। ये लतिका बोलती है कि डॉक्टर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़ करके अपने कमरे की ओर मोड़ दिया कि देखो मेरे कमरे में चलो। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे में टेरिस से जुड़ा हुआ था। वह आधे ब्रह्मी थे। ये डॉक्टर है ना,
ये ब्रह्मा यानी मतलब म्यांमार से आए हुए थे, जिसके चिन्ह उनकी तनिक दबी हुई नाक और छोटी जो चंचल आंखें, जैसे मतलब तिब्बतियों की होती है ना, वैसी होती है ब्रह्मा के जो लोग होते हैं ना वहाँ के, म्यांमार के लोगों के, ऐसे लक्षित हो जाते थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने पर वह यहाँ पर आए, छोटी सी पहाड़ी शहर में आकर के बस गए थे। यानी बर्मा पर जापानियों ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया। अब पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा, कहानी का कॉन्सेप्ट ओपन होने वाला है। तो देखिए, पहाड़ी शहर में आ गए डॉक्टर और प्राइवेट पर प्रैक्टिस करने लगे। इसके अलावा वो कॉन्वेंट स्कूल है, इसमें हाइजीनिक फियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, वो वहाँ पर पढ़ाने भी लग गए। साथ साथ में प्रैक्टिस करते प्राइवेट, और साथ साथ में ये हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल के हॉस्टल में उन्हें एक कमरा भी मुफ्त में रहने को मिल गया, क्योंकि पढ़ाते हैं तो टीचर्स को मिल जाता है, उनको दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि ब्रह्मा से आते हुए रास्ते में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, बेचारा दुखी आत्मा थी, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की कोई चर्चा नहीं किया करते थे। यानी जो इंसान अपना लाइफ पार्टनर हो वो बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए तो उसको याद करने से दिल का दुख है वो दुगना हो जाता, बहुत दर्द होता है, इसलिए डॉक्टर किसी को बताया नहीं करते थे। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे, मरने से पहले मैं एक दफ़ा ब्रह्मा जरूर जाऊंगा। वो इसीलिए कहा करते थे कि एक दफ़ा ब्रह्मा जाऊंगा, मेरी वहाँ पर मातृभूमि है, यानी मतलब अपने जन्म देने वाली जो धरती होती है ना, उसके प्रति हृदय से जो प्यार है वो उमड़ पड़ता है हर एक इंसान के, वही डॉक्टर के साथ था। एक क्षण के लिए उसकी आंखें गीली सी या फिर नमी सी छा जाया करती थी। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती, यानी ऐसी स्थिति में लतिका उनको ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी, दुखी नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई उनके अतीत के संबंध में प्रश्न पूछे, उससे सहानुभूति प्रकट करे। दूसरे क्षण अपनी गंभीरता को दूर से ठेलते हुए वह हंस पड़ते थे, एक सूखी शिनकिल हंसी। ऐसे अच्छे आदमी थे डॉक्टर। होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज करना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है, होम सिकनेस की। टेरेस पर मेज कुर्सियां बिछा दी गई थी, भीतर कमरे में परकुलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया था। सुना है अगले ही 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर ने ऐसी बात कही लतिका से कि ऐसा सुनने में आया है कि अपने यहाँ पर भी बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा, यह बात पिछले 10 सालों से सुनती आ रही हूँ। लतिका कहती है, कहते हैं अंग्रेजों ने एक लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। हर्बर्ट आराम कुर्सी पर पे अडलेटा सा लोन की ओर देखने लग गया था। हर्बर्ट तक लतिका जो है वो कमरे में से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिका करके उन्हें जला दिया, और टेरेस का अंधेरा फीके पीले प्रकाश के दायरे में इर्द गिर्द घूमने लग गया। एक घनी निवरता यानी चुप्पी चारों ओर घेरने लगी। हवा में चीड़ों के वृक्ष की जो साएं दूर दूर तक फैली पहाड़ियों में और घाटियों में अजीब सी सीटियों से गूंजती एक गूंज छोड़ती जा रही थी, यानी सरसराहट फैल रही थी चीड़ के वनों की। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में सर्द खुश्की सी महसूस हो रही है। डॉक्टर का शिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। शिगार जला रखा था डॉक्टर ने, वो एक बिंदी के समान लग रहा था, एक लाल लाल कोई बिंदी चमक रही हो। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में ये जो मिस वुड है ना, ये विद्यालय की प्रिंसिपल है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या ये जरूरी है कि लड़कियों को फादर एडमंड का सरमन सुने। हर्बर्ट ने कहा कि ये जो मिस वुड है ये पागल सी है, यानी ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि लड़कियां जब घर जाएं तो उससे पहले फादर एलमंड का सरमन सुने। हर्बर्ट ने ऐसा कहा, पिछले 5 सालों से तो मैं सुनता आ रहा हूँ फादर एलमंड के सरमन में कहीं हेर फेर नहीं होता है। यानी फादर एलमंड का जो सरमन होता है वो लगातार पिछले 5 सालों से तो मैं भी सुनता आ रहा हूँ। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। फादर एलमंड यहाँ पर कोई मतलब एक संगीत का टीचर है, वो है। अब देखिएगा आगे क्या कहानी बनती है। लतिका कुर्सी पर आगे झुक कर के प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगती है। हर साल स्कूल बंद होने के एक दिन पहले यही 2 प्रोग्राम होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रोग्राम, पहला तो है चैपल के स्पेशल सर्विस और दूसरे दिन पिकनिक के लिए। यानी पहले तो जो चैपल का स्पेशल सर्विस होता है वो, और दूसरे दिन लड़कियों को पिकनिक पे ले जाया जाता है। लतिका को याद आया वह पहला साल जब वह डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद में क्लब गई थी। पिकनिक के बाद में यानी उनके पास में एक क्लब था। क्लब में आप समझते हो ना, डांस वांस होता है, थोड़ी बहुत ड्रिंक व्रिंक चलती है, वो वाला क्लब। डॉक्टर बार में बैठ गए थे और बार रूम में कुमायूं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। यानी बार रूम था वो कुमायूं रेजिमेंट यानी आर्मी के अधिकारियों से भरा हुआ था।
कुछ देर तक तो बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद जब वापस बार की ओर लौट रही थी तब उसके बाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, किंतु उस समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आगे थे। मिस लतिका, ये मेजर गिरीश नेगी हैं। इस गिरीश नेगी से लतिका का यहाँ पर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उम्र के थे दोनों। वो भी जवान थी, खूबसूरत थी, और गिरीश नेगी तो नए आर्मी ऑफिसर थे। तो ये डॉक्टर मुखर्जी है ना, उन्होंने गिरीश नेगी से लतिका का परिचय करवाया। बिलियर्ड्स रूम में आते हुए हंसी ठहाकों के नीचे नाम दबसा गया था, यानी सुनाई नहीं दिया लतिका को। वह किसी पुस्तक के बीच में उंगली रख करके लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप सा गया था। पता नहीं क्यों, कोई अदृश्य शक्ति की वजह से, किस वजह से लतिका का हाथ है वो कांप जाता है। कब? जब वो चाय उड़ेल रही थी ना, वहां पर है। ये फ्लैशबैक में चली गई ये कहानी। यहाँ ऊपर वाला जो अपने ये पूरा गद्यांश पढ़ा है, ये फ्लैशबैक की कहानी है। अब वापस आती है कहानी, देखिएगा समझ में आएगी आपकी पूरी कहानी। उसी एक्शन लतिका का जो हाथ है वो कांप सा गया। कॉफी की कुछ बूंदें गर्म सी साड़ी पर छलकी, क्योंकि लतिका को अपने प्रेमी की याद आ जाती है, गिरीश नेगी की। उस समय मैं गई थी, डॉक्टर मुखर्जी ने मुझे गिरीश नेगी से मिलवाया था। अंधेरे में किसी ने देखा नहीं कि लतिका का हाथ छिटक गया है या कॉफी की बूंदें गिर गई हैं। लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा सा रोतापन गिर गया, यानी अपने प्रेमी की याद आ गई। क्योंकि ये गिरीश नेगी होता है ना, वो 20 लाइफ में छोड़ के चला जाता है, यानी कहीं ऑपरेशन पे जाता है और ऑपरेशन के दौरान इनका देहांत हो जाता है गिरीश नेगी का। और लतिका ताज जिंदगी मतलब उम्र भर शादी नहीं करती है। हवा के झोंकों में मोमबत्तियों की लो फड़कने लगी। टेरेस के ऊपर काठगोदाम को जाने वाली, ये काठगोदाम एक जगह का नाम है, वहां पर जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर के जा रही थी। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कौन सी रोडवेज? यूपी रोडवेज की आखिरी बस है, वो डाक लेकर के जा रही थी। बस की हेडलाइट आसपास में फैली हुई झाड़ियों की छायाएं टेरेस की दीवार से सरकती हुई गायब होने लगी थी। मिस लतिका, आप इस साल छुट्टियों में यहीं रहेंगी? ये डॉक्टर ने पूछा कि मिस लतिका आप यहीं पर रहेंगी? डॉक्टर का प्रश्न हवा में टंगा रह गया। बेचारी जवाब क्या दे। उसी एक्शन पियानो पर शांपों का नॉक्टर्न हॉर्बर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे टेरेस के अंधेरे में घुलने लग गया। यानी उसने जो पियानो था उस पे उंगलियां चलानी शुरू कर दी थी हर्बर्ट ने। जैसे जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियां, यानी लहरें जो होती है ना, जैसे जल होता है उस पे ऐसे ऐसे लहरें होती हैं, ऐसे ऐसे ध्वनि थी उसकी। ध्वनि, पियानो की जो ध्वनि थी वो वैसे निकल रही थी। वो भंवरों का झिलमिलाता हुआ जाल बुनती हुई फैलती जा रही थी, यानी वो धीरे धीरे हारमोनियम बजा रहा था हर्बर्ट। दूर दूर किनारों तक लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। और इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा, और धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह एक लंबी टेढ़ी मोटी कतार में उड़े जा रहे थे। पहाड़ों की सुनसान नीरवता, यानी बिना आवाज की नीरवता, यानी सोनापन, नीरवता से परे इस विचित्र शहर की ओर से शायद वह कभी जाएगी। इस प्रकार से ऐसा लग रहा था, मतलब एक पक्षी वहां पर आते थे और कुछ नहीं आता था। लतिका आराम चेयर पर झुकती हुई ऊँघने लगी। आराम चेयर होती है ना, वो जो आराम की चेयर होती है उसमें। डॉक्टर मुखर्जी का शिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है। लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल के प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया था। किसके सामने घूम गया था? डॉक्टर मुखर्जी के सामने लतिका का चेहरा वो मिस वुड में मिलने लग गया। ये प्रिंसिपल है मिस वुड, मैंने आपको बताया था ना, ध्यान रखना। यानी जो बूढ़ा चेहरा होता है वो पोपला हो जाता है। पोपला मुंह है, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज, चीखना, ये बुढ़ापे की मतलब निशानियां होती हैं सारी की सारी। ये पोपला मुंह होना, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पे चिढ़ जाना, कर्कश आवाज, ये सब ओल्ड मैड कह करके पुकारते थे। किसको? मिस वुड को ओल्ड मैड कह करके पुकारते। कुछ वर्षों बाद में हूबहू वैसी ही बन जाएगी कौन? लतिका। लतिका के समूचे शरीर की झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छी लिया हो। और उसे याद करके कुछ महीने पहले अचानक उसे हर्बर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ था, और जिसमें उसके जाने को कुछ लिखा हुआ था। और उसकी समझ में कभी नहीं आया। उसे हर्बर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई, किंतु भीतर ही भीतर उसे प्रसन्नता भी हुई थी।
उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, और जब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, यानी अभी भी उसको ऐसा लगता है लतिका को कि मेरी तरफ देख करके लोग आकर्षित हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो हर्बर्ट का प्रेम पत्र पढ़ करके उसे क्रोध नहीं आया। यानी हर्बर्ट है, उसने एक बार क्या हुआ कि लतिका को एक प्रेम पत्र दे दिया, तो उसको लतिका को गुस्सा नहीं आया कि अभी भी मुझ पे लोग जान छिड़कते हैं, अच्छा लगा। यानी किसी उम्रदराज लेडी को अपन प्रेम पत्र मिले तो उसको सच में मतलब अच्छा लगता है, उसको मतलब मन ही मन बहुत खुशी हुई। हाँ, हालांकि क्या है कि मानव मर्यादा अपने समाज की वजह से, आड़ोस परिवेश की वजह से, बच्चों की वजह से इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, लेकिन अंदर से अगर उसके दिल से पूछा जाए तो वो पक्का एक्सेप्ट करती है, वो मुस्कुराती है, अंदर अंदर बहुत खुश होती है। ये देख लो आपके सामने है सारी सारी कॉन्सेप्ट कि हर्बर्ट का प्रेम पत्र जब मिला था लतिका को तो उसे क्रोध नहीं आया, आई थी तो केवल ममता आई थी, क्योंकि उम्र के अनुसार आदमी के क्या है कि श्रृंगार की भावना वो ममता में तब्दील हो जाती है। तो ममता आई, वह चाहती थी उसकी गलतफहमी को दूर करने में उसे देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है, अंदर से उसे किसी ने रोक रखा था कि नहीं नहीं, इसको मना मत कर, हर्बर्ट का प्रेम पत्र पढ़ तुम। उसके कारण उसे अपने आप पर विश्वास रहता है, वह अपने सुख का भ्रम मानो हर्बर्ट की गलतफहमी से जुड़ा हुआ था। उसको मतलब वो हर्बर्ट का प्रेम पत्र अच्छा लगा। हर्बर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उसी अनुभूति के अनुसार, यानी वो हर्बर्ट ही नहीं किसी को भी प्रेम कर सकती है, मतलब एक्सेप्ट कर सकती है, ये कहना चाहती है लतिका। संग जो अब नहीं रही है और छाया सी उस पर मंडराती रही, वह स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा, उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई। यानी वो ऐसा सोच रही थी, ये कहानी है थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली गई है कि हर्बर्ट का प्रेम पत्र मिला, ये कब मिला कैसे मिला, वो अपन जैसे जैसे कहानी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर होता जाएगा। तो अब उसको वो सारी बातें याद आती है, तो चेहरे पर या मन में पूरे मतलब बादल से छा जाते हैं, टांगे हैं वो शिथिल हो जाती हैं, निर्जीव सी हो जाती हैं। अब आगे क्या होता है, वह झटके से उठ खड़ी हुई, उसको मतलब झुंझलाहट हुई, और डॉक्टर मुझे माफ करना, मुझे बहुत थकान सी हो रही है। बिना वाक्य पूरा किए लतिका चली गई, यानी उसको बुरा सा लगा। कुछ देर टेरेस की निस्तब्धता छाई रही, मोमबत्तियां बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने शिकार का एक नया कस लिया, लड़कियां एक जैसे ही होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। ये कौन कहता है, डॉक्टर मुखर्जी कहता है कि लड़कियां सभी एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, यानी वो समझती क्यों नहीं है किसी बात को, ये कहना चाहता है बेचारा। हर्बर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता जा रहा था, अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ अक्षण हवा में तैरती रहती है। डॉक्टर, आपको कुछ मालूम है, हर्बर्ट कहता है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। उसकी अगर मतलब जो इच्छाएं होती है, जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते तो आदमी अंदर से टूट जाता है। तो ये गिरीश नेगी को चाहती थी, गिरीश नेगी उसके लाइफ में आया नहीं तो वो थोड़ी सी मायूस हो गई है। हर्बर्ट के शोर में लापरवाही का भाव था, वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, वो नहीं चाहता था हर्बर्ट। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोते आया है, डॉक्टर उसे हंसी की एक ही ठहाके में हास्यास्पद बना देगा, यानी मजाक बना देगा, जबकि जो हर्बर्ट था वो लतिका को चाहता था, दिल से चाहता था। क्या तुम नियति पे विश्वास करते हो हर्बर्ट, डॉक्टर पूछता है हर्बर्ट से। हर्बर्ट दम रोक के प्रतीक्षा करता है, वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। और डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटक करके खड़ा हो गया, और फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हुआ हवा में गायब हो जा रहा था। कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता कि इंसान जिंदा क्यों रहता, उसे और भी तो अच्छा काम करने को मिल सकता है। हजारों मील अपने मुल्क से दूर यहाँ पर पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है, कहीं शायद मर भी जाऊं। हर्बर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर जाना काफी खौफनाक होता है, यानी दूसरी जमीन पर, मतलब मैं जन्मा ब्रह्मा में था और यहाँ पर पड़ा हूं, ऐसा मतलब डॉक्टर कहता है हर्बर्ट से। हर्बर्ट स्मिथ डॉक्टर की ओर देखने लग जाता है, और उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी को इस पहलू को देखा, और अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहता था। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझे एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, डॉक्टर कहता है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनकर रह जाती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते हैं, उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता है,
क्योंकि आखिरी दम तक उसे मारने का एहसास नहीं होता है। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? हर्बर्ट ने परेशान होकर के पूछा कि आप जिक्र किसका कर रहे हो? डॉक्टर यहाँ पर अपने परिवार, अपनी पत्नी वगैरह की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ देर चुपचाप रहता है, सिगार पीते रहते हैं और फिर मुड़ करके वो मोमबत्तियों की बुझती हुई लो को देखने लग जाता है। यानी खोया खोया सा रहता है ना आदमी कभी कभी, वैसी स्थिति हो गई। तुम्हें मालूम है किस समय लतिका बेगाना क्लब में जाया करती? कि तुझे याद है लतिका बेगाना क्लब में जाया करती थी? ये कहता है डॉक्टर। गिरीश नेगी से उनका परिचय वहीं पर हुआ था। गिरीश नेगी ये लतिका का प्रेमी है। अब देखना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कहानी का। कश्मीर जाने की एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है, लेट द डेड डाई, कि मरने के बाद में कोई नहीं लौटा है। और वो उस आखिरी रात वही थी कि कश्मीर जाने से पहले वो लतिका से मिला था। रात भर बातें हुई थी, पार्टी हुई थी, क्लब में डांस वांस हुआ था, लेकिन वो नहीं आया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लतिका उसी के चिपके बैठी है। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? मुखर्जी पूछता है। कुमायूं रेजिडेंट का कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? हर्बर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जिसे लतिका को भेजा था। हर्बर्ट ने एक प्रेम पत्र भेजा था ना लतिका को, वो याद आया। कितना अर्थहीन, और यानी मैंने लतिका को एक प्रेम पत्र भेजा था, उसका कोई मतलब नहीं निकला। वो कितना अर्थहीन और उपहासपद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका दिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? कि लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया कि वह इसके योग्य नहीं है? यानी गिरीश नेगी मर गया तो मैं भी तो हूँ, मेरे साथ भी तो जीवन यापन कर सकती हूँ। पर नहीं, लतिका वह तो बच्ची है, पागल है। मरने वाले के संग थोड़े ही मरा जाता है, कि वो उसके चिपके हुई है, अपने प्रेमी की यादों के सहारे जिंदा रह रही है। तो मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना। क्यों ना मुझसे शादी कर ले, घर बसाए अपना। परंतु नहीं करती। कुछ देर चुपचाप रह करके डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन हर्बर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? कि नियत पर विश्वास करते हो, कि मतलब भाग्य पर? हवा के हल्के झोंके ने से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर हर्बर्ट और डॉक्टर अंधेर में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मिडोज में बहते पहाड़ी एक नाले का स्वर जरूर सुनाई दे रहा था। जब बहुत देर बाद कुमायूं रेजिमेंट सेंट्रल का बिगुल सुनाई दिया तो हर्बर्ट हड़बड़ा कर खड़ा होता है। अच्छा चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। अब हर्बर्ट खड़ा हो जाता है कि अब मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट हर्बर्ट, माफ करना, मैं सिगार खत्म करके ही उठूंगा, कि मैं तो सिगार पीऊंगा। ये हर्बर्ट डॉक्टर कहता है। सुबह बदली छाई हुई थी। सुबह बदली छाई हुई थी। लतिका ने खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बार सा भीतर इस प्रकार से घुस आया जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी से ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क पर बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे में एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाएं सी दिखाई दे रही थी। ऐसे होता ना ये क्रॉस का निशान, वो सिर्फ ऐसे ही दिखाई दे रहा था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि कमरुद्दीन चाय की ट्रे लिए हुए खड़ा है। कमरुद्दीन मिलिट्री में अर्दली का काम कर चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रख करके अटेंशन की मुद्रा में वो खड़ा हो गया, क्योंकि चपरासी का काम करता था ना, इसलिए। लतिका झटके से उठ बैठती है। सुबह से आलस करके इतनी बार जा करके वह सो चुकी है। और अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता है, कि आज बहुत ठंड है। वो कमरुद्दीन से कहती है, अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और कमरुद्दीन अपने हाथों को ब, अपने बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से वह जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के बाल और खिजाब लगाने में कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किस विषय पर ही हो, कह रही हो, वह हमेशा खींचतान करके उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता है जहां पर बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहाँ पर लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि बुहाली से लेकर के डाक बंगले तक सारी सड़कें जमा हो गई। और इतनी बर्फ थी मेम साहब की पेड़ों की टहनियाँ एक सिकुड़न तने के लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे ही। और कमरुद्दीन नीचे झुक करके मुर्गा साहब बन गया था। कब की बात है,
लतिका ने पूछा। अब यह तो रोज हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थी और कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे अंग्रेज, 2 घंटों में सारी सड़क साफ करवा दी। ऐसा वो कमरुद्दीन पुरानी बातें बताता है। उन दिनों एक सीटी बजाने की से 50 घोड़े वाले जमा हो जाया करते थे। अब सारे शेड वाली खाली पड़े हैं। ये लोग अपनी खिदमत भी करवाना चाहते थे। अब तो उजड़ हो गया, यानी सब कुछ उजाड़ हो गया है, यहाँ पर कोई नहीं है। कमरुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका कमरुद्दीन से उन दिनों की बातें सुनती है जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल यहीं रहेंगे मेम साहब? कमरुद्दीन पूछता है कि इस बार भी आप छुट्टियों में यहीं पर रहेंगे? तो मित्रों, आज अपन यहीं तक कहानी पढ़ेंगे। कहानी काफ़ी बड़ी है, कॉन्सेप्ट, बहुत से कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं। आप देखिएगा, आगे आगे बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।